कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रक की एसआई इकाई है? तो दोस्तों कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है चमकदार तीव्रता। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है वो जीडीपी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादन। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो दोस्तों ये 31 दिसंबर 1929 का दिन था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है दोस्तों, और आपका एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो दोस्तों टमाटर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों ये गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिनकोना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित हैं? तो दोस्तों सिनकोना जो होता है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यानी निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो दोस्तों भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के पीएच को डैश मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों मिट्टी में चूना पत्थर मिलाकर इसकी पीएच मान को बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? तो दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम 1935 थी, यही संघीय प्रणाली की नींव रखी थी। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग डैश मिनट पहले सूर्य हमें दिखाई देता है? तो दोस्तों सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगा खान पैलेस, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आगा खान पैलेस जो है पुणे में पड़ता है, और पुणे महाराष्ट्र में है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों ये 1966 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बिशेंद्री पाल थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला बैसाख पोया उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एमआरआई, दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि मेडिकल क्षेत्र में कराया जाने वाला एक टेस्ट होता है। तो एमआरआई स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों की विस्तृत छवियां निर्मित करता है। तो दोस्तों एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एमआरआई का फुल फॉर्म जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालकों में डोपिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों डोपिंग एजेंट के रूप में आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाजार स्थिरीकरण योजना, जो कि मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण है, को निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ये 2001 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी
संस्करण 4 एड्रेस की बिल्कुल डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो होता है वो दो वर्जन होता है, एक IPv4 आता है और एक आता है IPv6। तो दोस्तों IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और ये 128 बिट का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी संस्करण 4 एड्रेसेज को बिल्कुल डॉट चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें 4 डॉट चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों हम मेल को जब नहीं भेज पाते हैं, अधूरा रह जाता है तो वो ड्राफ्ट के अंदर सेव होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यू टैब पर जाने के लिए MS एक्सेल 2010 में डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों व्यू टैब पर जाने के लिए अल्ट के साथ W ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 से लेकर मतलब B3:G9 सेल की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों नेम बॉक्स में B3 प्रदर्शित होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करिए। तो पहला ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कंट्रोल R का उपयोग सीट में टेक्स्ट को प्रतिस्थापित अर्थात रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। दूसरा है, MS एक्सेल 2010 में कंट्रोल H का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में होम टैब से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जिसे कॉपी पेस्ट करना, शॉर्टकट, फिल्टर आदि। तो दोस्तों ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों कि अल्ट प्लस इंटर शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS एक्सेल 2010 में एक विशेष सेल वाले टेक्स्ट में एक नई लाइन प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो गलत है। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन ही गलत है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में डैश ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये शॉर्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और उससे ऊपर की वर्कशीट में शीट मोड को इनेबल करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि फाइल पर क्लिक करें, उसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद एडवांस पर क्लिक करें और अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल के चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बाईं ओर के मतलब कैरेक्टर को हटाने के लिए हम लोग बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक डैश पे पेजों और संबंधित सामग्री का एक ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी अन्य डोमेन नाम का पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग वेबसाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इसमें से कोई ऑप्शन ही इसका सही नहीं है। तो हम लोग जो स्टोर करके रखते हैं वो दोस्तों होता है ड्राफ्ट ऑप्शन, ड्राफ्ट होगा, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि डैश किसी दस्तावेज के साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या अंदरूनी मार्जिन में अतिरिक्त स्थान छोड़ता है जिसे आप MS वर्ड 2010 में बांधने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों इसे गटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडरलाइन विकल्प नहीं है जो MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट टैब में उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिपल। तो अंडरलाइन के लिए ट्रिपल लाइन जो होता है वो कभी अलाउ नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल कंपोजिंग से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों CC आप देखे होंगे, BCC देखे होंगे, विषय सब्जेक्ट होता है और वस्तु, यहाँ पे वस्तु की कोई बात ही नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पानेट। दोस्तों पानेट का मतलब यहाँ पे अर्पानेट से है, ARPANET, अर्पानेट की यहाँ पे बात कर रहा है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम जो होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स के किस टैब में एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट इफेक्ट लागू करने का विकल्प होता है? तो दोस्तों ये फॉन्ट टैब के अंदर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा। बुलेट्स विकल्प का प्रयोग करके हम सेलेक्ट किए गए डेटा के लिए वर्ण असाइन नहीं कर सकते हैं, ये गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है डैश एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, वेब एक्स है, गो टू मीटिंग, ये सारे वेब कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, जबकि रेडिफ मेल जो होता है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एम एस एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो दोस्तों एक्सेल के फाइल को सेव करने के लिए हम लोग डॉट एक्स एल एस एक्स एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज सेल विकल्प डैश में उपलब्ध होता है? तो दोस्तों ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब के अंदर उपस्थित होता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।